नए असवार से सकता है। हमारी सरकार ने देश के हर कोने तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। गांव-गांव में नए स्कूल और कॉलेज खोला गया है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई को मजबूत किया गया है ताकि जो दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं वो भी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। Now, question number 103. Honorable member, please. Thank you, Speaker sir. Sir, my question is related to the national security. What measure has the government taken to strengthen border security in the first year? Can the minister provide the latest status of infrastructure development along the India-China-Pakistan border? Has the government reviewed the current defense strategy to address emerging cyber and drone threats? Speaker sir, my next question is, what percentage of the union budget is allocated to defense modernization in the current financial year? What steps has the government taken to improve living conditions for soldiers posted in extreme climates? Now, Honorable Defense Minister, please proceed with your answer. थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महाशय, मैं आपके जरिए विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि द यूनियन बजट फॉर 2025 to 2026 हमने लगभग 50% तक की इंक्रीज कर दिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने 7,146.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन काम के लिए लगा दिया है। महाशय, विपक्ष ने चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के लिए कई सवाल किया है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश हाईवे बजट 1,748 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। स्पीकर सर, FY 2025 to 2026, the Ministry of Defence has been allocated 6,81,210 crore, which amount to approximately 13.46% of the Union budget. पहले की दूर अलग थी। जब कोई पड़ोस मुल्क से आकर पाकिस्तान से आकर हमला करता है तो ये बस सरकार डिस्कस ही करते रहे, पर आज कोई पड़ोस से आकर हमला करे तो अगले दिन हम मुंह तोड़ के जवाब देते हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर। हमने एक हफ्ते के अंदर अंत में 2025 इंडियन लैंड ऑपरेशन सिंदूर, हमने ये ऑपरेशन के लिए रफाल ब्रह्मन मिसाइल के जरिए उनको ऐसे सबक सिखाई कि देश की सीमा क्रॉस करना तो दूर की बात है, वो अपने घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं करते। Now, question number 104. Honorable member, please. Thank you, Speaker sir. मैं आपके माध्यम से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पहले 3 वर्षों में कितने अल्पसंख्यक छात्रों ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभ हुआ है? अल्पसंख्यक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा संचित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? पिछले 5 वर्षों में मंत्रालय का कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक युवाओं ने कौशल विकास पर शिक्षा प्राप्त किया है। मौलाना नेशनल स्कूल और स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया गया। सरकार ने किस वर्ष से माइनॉरिटीज विकास की बात करती है? Now, Honorable Minister of Minority, please proceed with your answer. थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सरकार भारत में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों तरह की स्कॉलरशिप प्रदान करती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित विद्यार्थी को सहायता मिल सके। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 1 से क्लास 10 तक की स्टूडेंट को दी जाती है, जैसे लोअर कास्ट एंड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज जैसे माइनॉरिटी समुदाय और आर्थिक रूप की कमजोरी जनरल कैटेगरी के लिए होती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 10 के बाद विद्यार्थी को दी जाती है, जैसे हाई सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स के लिए, ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सके। दोनों योजना नेशनल स्कॉलरशिप
पोर्टल NSP के माध्यम से चलती है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधा विद्यार्थी की बैंक अकाउंट पे भेजा जाता है और फाउंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार शेयर की जाती है। स्पीकर सर, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का उद्देश्य माइनॉरिटी समुदाय, MPL और PhD स्टूडेंट की रिसर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। सरकार ने 2022-2023 इस योजना को बंद किया है क्योंकि इसका उद्देश्य और अन्य राष्ट्रीय फेलोशिप के माध्यम से पहले ही प्रदान की जा रही है। सरकार की संकल्प है कि किसी भी एलिजिबल विद्यार्थी को शिक्षा के लिए आर्थिक काम की वजह से पढ़ाई छोड़नी ना पड़े। Now, question number 105, honorable member, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंपिंग करते वक्त इसी सरकार ने 2015 और 16 ने कहा था 2022 तक देश की हर एक नागरिक की घर के ऊपर छत होगा, पर आज 2025 में घर के ऊपर छत होना तो दूर की बात है, उल्टा बसी कुछ छत भी इसी सरकार ने बुलडोजर के जरिए उड़ा दिया। और तो और इसी सरकार ने 8.16 लाख करोड़ का बजट अलॉट किया था और साथ में कहा था हम 2015 से लेकर 2022 तक 2 करोड़ घर का निर्माण करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने घर इस योजना के तहत बनाए गए हैं और कितने राशि खर्च किए गए हैं। स्पीकर सर, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू आस्क द क्वेश्चन टू ड्यू टू द गवर्नमेंट। सर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? One nation, one culture, one law. But it is totally against the democracy. I draw the attention of the House in the article number 44 of the Indian Constitution. There is uniform civil code. There is uniform civil code, which is a part of directive principles of the state policy. Now, honorable Minister of Home Affairs, please proceed with your answer. थैंक यू स्पीकर सर। मैं आपके जरिए विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि ऑनरेबल मेंबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो आर्टिकल 44 में लिखा गया है। इसमें स्टेट की डायरेक्ट किया गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान न्याय बनाया जाए, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। सरकार इसको लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ये एक सामाजिक रूप से संवेदनशील और व्यक्तिगत विषय है जो कई सालों से चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज और धार्मिक आस्था से जुड़ा है। ऐसे बड़े सुधार के लिए हमें सबको एक करना होगा, हर समुदाय की समर्थन लेना होगा और हर तरह की सामाजिक तनाव से बचना होगा। सरकार ने पहले ही लॉ कमीशन स्टडीज पर स्टेक होल्डर मीटिंग शुरू कर दिए है। कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड ने अपने यूसीसी ड्राफ्ट बना भी लिया है ताकि विवाद ना हो और सबको समान न्याय मिले। हम देश में भाईचारा बचाना चाहते हैं, न कि विवाद करवाना। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं इसी हाउस को ये बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 में शुरू हुई, गरीबों की सपनों को सच करने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल, ताकि हर गरीब परिवार के पास एक सुरक्षित और एक पक्की घर हो। इसी योजना के अंतर्गत हर भारतीय को अपना सपनों की घर मिले, साथ ही टॉयलेट, बिजली, LPG गैस और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी तक इस योजना की तहत करोड़ों लोगों को अपने घर मिल चुका है। सरकार का पूरा संकल्प है कि 2026 तक इस देश का हर एलिजिबल परिवार को अपना सपनों की घर मिल जाए। महाशय, मैं विपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि वो अगर नफरत की नजर से देखना बंद करे
और साफ नजर से देखना शुरू करें तो उन्हें भी हमारी खूबियां नजर आने लगेगी, जैसे पहले 11 सालों से देश की जनता को नजर आ रही है। धन्यवाद। Now, question number 106, honorable member, please. माननीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। जब आम नागरिक महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है, सरकार के राजकोषीय घाटों के काम करने, टैक्स प्रशासन की सुधारने और आर्थिक असमता की काम करने के लिए कौन सी प्रभावी कदम उठाई गई है? क्या मंत्रालय में स्वीकार करता है कि पेट्रोल, डीजल और रेशन जैसे मूलभूत वस्तुओं के दाम अभी भी आम आदमियों के लिए बोझ बने हुई है? और अगर हाँ, तो क्या ये सच नहीं है कि उचित आर्थिक नीति बनाने के बावजूद आम नागरिक को इसकी सीधा लाभ अभी तक नहीं मिल पाया? Now, honorable finance minister, please proceed with your answer. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए विपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से इन लोगों ने देश की खोखला कर रखा है। मैं आपके जरिए विपक्ष को बताना चाहता हूँ कि देश की आर्थिक सुधार